स्टूडेंट, क्लास 7 साइंस, चैप्टर 3 सेशन 3। इससे बिफोर वाले सेशन में अपन ने जो सेकंड सेशन देखा था उसमें अपन ने ऊन कल्चर यानी कि वूल कल्चर के ऊपर डिस्कशंस किया था। किस प्रकार से भेड़ के शरीर से बालों को उतार कर विभिन्न चरणों या स्टेप्स के माध्यम से अपन ने ऊन को बनाया था, रिलिंग की थी और अंत में उससे वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया को अपन ने देखा था। आज अपन सेशन में नेक्स्ट सेशन में अपन देख रहे हैं रेशम के ऊपर डिस्कशंस करेंगे। रेशम एक प्रकार का जानवर रेशा कहलाता है जो कि प्राकृतिक है और रेशम कीट से जनरली अपने को प्राप्त होता है। रेशम कीटों को पालना सेरिकल्चर या इसको हिंदी में रेशम कीट पालन कहा जाता है। क्वेश्चन आता है सेरिकल्चर किसे कहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि रेशम कीट का जो पालन होता है आर्थिक लेवल पर बड़े बड़े क्षेत्र पर उसको कहता है रेशम कीट को पालना सेरिकल्चर कहलाता है। रेशम कीट जो है वो सामान्यतः शहतूत की पत्तियों को अपने भोजन के रूप में लेते हैं। जो नवीन कोपले आती है, शहतूत की नई पत्तियां जो आती है, उसका पूरा जीवन चक्र शहतूत की पत्तियों के ऊपर डिपेंड करता है। तो रेशम कीट भोजन के रूप में शहतूत की पत्तियों को खाते हैं। और शहतूत की पत्तियों का वानस्पतिक नाम पूछा जाता है कि शहतूत का वानस्पतिक नाम लिखो, तो आपको आना चाहिए। शहतूत का वानस्पतिक नाम है मोरस एल्बा। यहाँ पे मैंने देखेंगे आप जीनस और स्पीशीज को अलग अलग लिखा है और दोनों के नीचे अपन ने अंडरलाइन की है क्योंकि इसको लिखते समय इटैलिक में लिखा जाता है जो कि अपन हाथ से नहीं लिख सकते, इसलिए जनरली इसके नीचे अपने को क्या करनी है, अंडरलाइन करनी है। रेशम कीट को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले अपन इसका जीवन चक्र अगर अपन देखें तो हमको डायग्राम में दिख रहा है कि रेशम कीट में नर जो है वो आकार में छोटा और मादा जो है वो आकार में थोड़ी सी बड़ी होती है। और ये आपको शहतूत का पेड़ दिख रहा है। इस शहतूत के ऊपर मादा जो रेशम कीट है वो अपने अंडे देती है इस पत्ती के ऊपर। इन अंडों में से जब ये अंडे थोड़े से बड़े हो जाते हैं या परिपक्व हो जाते हैं तो अंडों से जो लार्वा निकलता है उसको कैटरपिलर या इल्ली कहा जाता है, जिसको अपन रेशम कीट कहेंगे। ये रेशम कीट इल्ली या कैटरपिलर जो है वो नवीन शहतूत की पत्तियां खाती है, अधिक मात्रा में, बहुत ज्यादा भोजन के रूप में इन शहतूत की पत्तियों को ग्रहण करती है। और कुछ समय पश्चात ये खाना बंद करके अपने मुख में पाई जाने वाली जो रेशम ग्रंथि है उससे विशेष प्रकार का एक चिकना पदार्थ स्रावित करती है जो प्रोटीन का बना होता है। उस पदार्थ को अंग्रेजी के 8 के आकार में इस तरह से रिपीटेशन होता है बार बार और इस प्रकार की जो संरचना बनती है उसको कोकून या प्यूपा कहा जाता है, जो अंग्रेजी के 8 के समान होता है। यानी कि कीट जो होता है वो अपने मुख से ग्रंथि को में से जो रेशम का पदार्थ स्रावित करता है उसको आगे से पीछे की ओर डायरेक्शंस में उसको शरीर को मूव करता जाता है। तो कीट अपने चारों ओर उस प्रोटीन का एक आवरण बना लेता है जिसकी संरचना लगभग मूंगफली के समान होती है। वो आपका कोकून या प्यूपा कहलाता है। इसमें जाने के पश्चात वो भोजन करना बंद हो जाता है और धीरे धीरे इसी में वो क्या करता है, विकसित होता है। आपका इसका अगर कोकून का काट देखे तो इस प्रकार की अंदर की संरचना होती है और कोकून में से वयस्क जो कीट होता है वो उस कोकून को काट कर बाहर निकलता है और वो नर और मादा में परिवर्तित होता है। इस प्रकार से वापस मादा अपने अंडे देती है और ये जीवन चक्र चलता रहता है। जब अपन ने देखा था कि मादा रेशम कीट के अंडे से निकलने वाला लार्वा कैटरपिलर या इल्ली कहलाता है और यह कैटरपिलर या इल्ली बहुत ज्यादा मात्रा में शहतूत की नवीन पत्तियों को खाता है और अपने शरीर को डेवलप करता है। शरीर को डेवलप करने के पश्चात इसकी पाई जाने वाली रेशम ग्रंथि में से पदार्थ निकलता है जो प्रोटीन का बना होता है। वापस आप अंडरलाइन कर रही हूं मैं, प्रोटीन का बना होता है जो वायु के संपर्क में आने पर कठोर हो जाता है और कठोर होने के बाद में सूख जाता है और कठोर होकर एक कोकून के समान स्ट्रक्चर्स बनता है जो कि रेशा बनेगा। अंत में प्राप्त रेशम जो होता है यानी कि शहतूत कीट से जो अपने को रेशम प्राप्त हो रहा है उसके गुण देखे तो मृदु होता है, चमकदार होता है और लचीला होता है। अगर अलग अलग प्रकार के रेशम कीट या शहतूत की पत्तियों की आवश्यकता अनुसार पूर्ति होने या नहीं होने के आधार पर रेशम के धागों के गठन में अंतर आ जाता है। इस कारण से वो रूखे हो सकते हैं, रुक्ष यानी कि थोड़े से चिकने नहीं होकर, स्मूथ नहीं होकर रफ हो जाते हैं, चिकने भी हो सकते हैं और उनकी चमक में भी अंतर हो सकता है। इसके आधार पर रेशम की कुछ किस्में बनती है जिसको टसर रेशम, मूंगा रेशम, कौसा रेशम या एरी रेशम के नाम से दिया जाता है। इसमें सबसे अच्छा रेशम जो है वो मूंगा और टसर रेशम माना जाता है। हमने अभी देखा कि किस प्रकार से रेशम कीट जो है वो अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है और किस प्रकार से हमको रेशम प्राप्त होता है। जब ये कोकून बन जाता है,
कोकून निर्माण, आजकल औद्योगिक क्षेत्र में देखें तो शहतूत की पत्तियों के ऊपर जो अंडे दिए जाते हैं उसमें उसको हल्के से किसी कागज या पतले कपड़े के ऊपर उसको अंडों को इकट्ठा करके उनको एक ट्रे में शहतूत की पत्तियों को बिछाकर अंडों को रखा जाता है। जब उसमें से लार्वा निकलते हैं तो तेज गति से उन शहतूत की पत्तियों को खाते हैं। उसके साथ में कुछ टहनियां या इस प्रकार की लोहे की ऐसी छड़ी रख दी जाती है जिसके ऊपर वो रहकर कोकून का निर्माण कर सके। उन कोकून को फिर वहां से हाथों से हस्तचयन की प्रक्रिया के द्वारा इकट्ठा कर लिया जाता है या अलग कर लिया जाता है। सबसे दुविधाजनक बात यह है कि उस कोकून से रेशम प्राप्त करना, हमको पता होना चाहिए कि जब उस कोकून को या तो बहुत ज्यादा गर्म वाले स्थान पर रखा जाता है या उसको गर्म खोलते हुए पानी में डाला जाता है, जिससे क्या होगा, उन कोकून के ऊपर जो कठोर आवरण बना है रेशों के समान प्रोटीन का, वो आवरण अलग हो जाएगा और वो आवरण आपका अलग होने के पश्चात में उसी को अपन रेशम के रेशे कहा जाता है। लेकिन उस कोकून के अंदर जो रेशम कीट था वो उस गर्म पानी में या उस तापमान की अधिकता के कारण क्या हो जाता है, उसका जीवन चक्र वहीं पर समाप्त हो जाता है। फिर उन धागों को अलग अलग सेपरेट करके उसको किसी रोल पर रिलिंग कर ली जाती है, लपेटा जाता है और आवश्यकता अनुसार उसको रंग कर अच्छे सुंदर रेशम की या सिल्क की साड़ी या सिल्क की बने हुए कपड़े बनाए जाते हैं। तो अगर अपन उस कोकून में से या उस प्यूपा में से उसको गर्म पानी में डालकर या तापमान अधिक देकर रेशम अलग नहीं करें तो क्या होगा, वो रेशम की वृद्धि करके इस कोकून को काट कर बाहर आएगा। तो उसका जीवन तो बचेगा परंतु वो जो कोकून को काटा है जिससे वो रेशम का लंबा धागा प्राप्त नहीं होकर रेशम के छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे उस धागे के, जो कि किसी भी प्रकार के वस्त्र निर्माण में काम नहीं आते हैं। अतः रेशम प्राप्त करने के लिए कोकून को जीवित अंदर जो लार्वा है या रेशम कीट है उसी को गर्म पानी में डाला जाता है, फिर उसके रेशों को अलग करके उसको रिलिंग के द्वारा लपेटा जाता है। ये हमने देखा कि किस प्रकार से रेशम कीट का जीवन चक्र चलता है। आपको पता होगा 6th क्लास में भी अपन ने देखा था कि रेशम का सबसे पहले रेशम की खोज जो हुई थी वो चीन में हुई थी। वहां के महाराज और महारानी हुओंग सिंह चुंगजो थी, वो उनके गार्डन में शहतूत के पेड़ लगे हुए थे और उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा कि पता लगाओ कि शहतूत की पत्तियां पे छेद क्यों हो रहे हैं, शहतूत की पत्तियां खराब क्यों हो रही है। उसका पता लगाने गए सैनिकों ने देखा कि उसके ऊपर छोटे छोटे सफेद कलर के कुछ कीड़े या कुछ छोटे छोटे वर्म लगे हुए थे और उसके आधार पर उन्होंने देखा कि इसके ऊपर कुछ ऐसे वर्म है जो उनको शहतूत की पत्तियों को क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। इत्तेफाकन उन महारानी के गर्म चाय के प्याले में वो एक कोकून गिर गया। जब वो कोकून गिरा तो उन्होंने देखा कि वो कोकून चमकीले बारीक पतले रेशों में विभक्त हो गया और फिर उन रेशों से इतना मजबूत था कि वो आप धातु के तार के बराबर उसकी अपन मजबूती में उसकी अपन कंपैरिजन कर सकते हैं। फिर उन्होंने उसके वस्त्र बनवाए जो कि काफी सुंदर चमकीले बने। जब इस प्रकार की खोज हुई तो उन्होंने इस खोज को काफी समय तक अपने गोपनीय रखा और किसी प्रकार का उन्होंने किसी दूसरे देशों को इसकी जानकारी नहीं दी, परंतु किसी दूसरे देश के गुप्तचरों ने इस प्रकार की जानकारी प्राप्त की और उन्होंने भी अपने देश में सिल्क का या रेशम उत्पादन को शुरू किया। वर्तमान में व्यावसायिक तौर पर चीन से जो रेशम का आयात किया जाता है उस पूरे मार्ग को ही क्या कहा जाता है, सिल्क रूट या रेशम मार्ग कहा जाता है। तो रेशम उत्पादन में चीन का प्रथम स्थान है, परंतु भारत भी रेशम उत्पादन में काफी अग्रणी क्षेत्र में अपना स्थान रखता है और विशेषकर महिलाएं जो रेशम कीट के अंडे इकट्ठे करना, उनका पालन करना, कोकून को सेपरेट करना, ये सब काम जनरली महिलाओं द्वारा किया जाता है। अतः रेशम उत्पादन में भारत में महिलाओं का आर्थिक योगदान महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस प्रकार अपन ने इस चैप्टर में रेशे कितने प्रकार के होते हैं, रेशों के प्रकार के आधार पर अपन ने ऊन निर्माण और रेशम निर्माण के ऊपर डिस्कशंस किया। नेक्स्ट चैप्टर में अपन कुछ नया पढ़ेंगे। थैंक यू।